हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, आज हमारा लेक्चर है 6 लेक्चर, जेनेटिक्स का 6 लेक्चर। इसके अंदर जितने एक्सेप्शन थे, मतलब आधा हमने प्लेयोट्रॉपी तक आ चुके थे। एक्सेप्शन थे उसको पूरा खत्म कर देंगे। पहली बात तो आपका जो जितना भी एक्सेप्शन था उसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर आगे लेक्चर रहेगा, इसके आगे मतलब 2 से 3 लेक्चर ऐसे रहेंगे जिसमें आपकी जेनेटिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब इसके 3 लेक्चर इसके बाद आएंगे, इसके बाद 3 लेक्चर, इसको मिलाए तो आपके 4 लेक्चर है। अभी अभी से 4 लेक्चर के अंदर और आएंगे जो आपकी जेनेटिक्स को पूरा खत्म कर देंगे। ऐसे मोटे मोटे मैं कहूँ तो 10 लेक्चर के अंदर आपकी जेनेटिक्स खत्म होने वाली है इधर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी क्या होती है? प्लेयोट्रॉपी होती क्या है? देखो, प्लेयोट्रॉपी ये होती है कि मेंडल भाई साहब ने बोला था कि हमारा जो एक जीन है ना, सिंगल जीन है ना, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हमारा मेंडल सर ने क्या बोला था कि हमारा जो सिंगल जीन है ना, वो सिंगल जीन करता है, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन लेकिन प्लेयोट्रॉपी क्या होती है दोस्त? प्लेयोट्रॉपी ये होती है कि हमारा जो एक जीन है ना, एक जीन कंट्रोल कर मोर देन वन कैरेक्टर। समझ लो, मोर देन वन कैरेक्टर मतलब एक जीन बहुत सारे, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लिखो इधर, है ना, लिखो तो क्या लिखो, इधर लिखो। देखो, वन जीन, वन जीन कैरेक्टर, समझ लो, कंट्रोल करता है मोर देन वन जीन कैरेक्टर। मतलब एक जीन है ना, बहुत सारे, ये मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बस इतना समझ लो। मोर देन वन कैरेक्टर, ये ये आप समझ लो। समझ रहे हो? इतनी सी बात यदि आपको क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। समझ लो, ये है। तो हमारा एक जीन है ना, बहुत सारे जीन को कंट्रोल करता है, या एक से ज्यादा जीन को कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जब हमारा एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसे मैं कहूंगा प्लेयोट्रॉपी। समझ में आ गया प्लेयोट्रॉपी क्या होती है? और ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेंडल भाई साहब ने तो ये बोला था हमें कि हमारा जो एक जीन होगा ना, वो एक एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लेयोट्रॉपी के अंदर क्या होता है, हमारा जो एक जीन है ना, वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मेंडल का एक्सेप्शन है। इतनी सी बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है आगे? ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स है कि बी जीन इन पाइसम सेटाइवम, बी जीन इन पाइसम सेटाइवन, इसका एग्जाम्पल है। तो तीसरा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या? फिनाइल कीटोन यूरिया। 3 एग्जाम्पल इसके दिए हुए प्लेयोट्रॉपी के। 3 एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं कि भाई 3 एग्जाम्पल कौन कौन से है प्लेयोट्रॉपी के, या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका एक एग्जाम्पल बताइए प्लेयोट्रॉपी के ऊपर। तो क्या है, मैं बताऊँ क्या है? बी जीन इन पाइसम सेटाइवन, एच बी जीन इन सिकल सेल एनीमिया, और फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या है आगे? लिखो इधर, है ना, कोडोमिनेंस। मेरे पास पेज नहीं है, ये ऐसे पेज नहीं है, पेज अवेलेबल नहीं है अभी। चलो कोई नहीं, पेज का इंतजाम करते हैं। चलो, कोडोमिनेंस हेडिंग डालो, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस है क्या? भाई तू आ इधर आ। देखो, कोडोमिनेंस क्या है पता है? कोडोमिनेंस है, मैं इधर लिख लेता हूँ ना। कोडोमिनेंस आपका क्या पता है? यदि मैं नॉर्मल केस की बात करूँ, नॉर्मल केस, एक जीन के 2 एलील होता है। आपको पता ही है कि हमारा जो वन जीन होता है, एक जीन होता है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो एक जीन होता है, हमारा जो कोई भी एक जीन होता है, उसके 2 एलील होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, उसके 2 एलील होते हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन इसमें अंदर कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है पता है? कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? मान लो मैंने हाइट की बात करता हूँ, मान लो मैंने एक ऐसी हाइट की बात करता हूँ, 2 एलील होते हैं, लेकिन मान लो मैंने ऐसे हाइट की आपकी बात की कि भाई हाइट की बताओ, हाइट की, ये मेरा हाइट है और हाइट की मैंने बात करता हूँ, तो इसके ना 2 एलील हो गए, क्या हो गए? एक तो टॉल होगा, एक तो मेरे पास टॉल होगा, दूसरा मेरा डॉर्फ होगा, डॉर्फ होगा। टॉल की यदि मैं बात करूँ, टॉल की यदि बात करूँ तो ये मेरा टॉल हो गया, डॉर्फ की बात हो तो ये हो गया। ये होते कि नहीं होते? बिल्कुल होता है, ये हमारे नॉर्मल केस के अंदर होता है, समझ रहे हो? नॉर्मल केस के अंदर होता है, लेकिन कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? टॉल और डॉफ तो होता ही नहीं है, मतलब टॉल होगा तो टॉल होगा, मतलब दोनों है ना डोमिनेंट एलील होता है। इसके अंदर क्या होता है? दोनों ही डोमिनेंट एलील होता है। देखो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, क्या है? ये डोमिनेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। आपको भी पता होगा डोमिनेंट रिसेसिव के अभी तक आ गए हैं इधर तक। तो एक के अंदर नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है? एक तो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, लेकिन कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है पता है? दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, समझ रहे हो? दोनों ही डोमिनेंट है। मतलब ये है कि मान लो मैंने इधर बात की रेड, मैंने इधर बात की रेड, रेड की बात की, दूसरी इधर मैंने की व्हाइट, व्हाइट, लेकिन इसके अंदर क्या होगा पता है? ये रेड और व्हाइट क्या होगा पता है? दोनों ही डोमिनेंट शो करेंगे, दोनों ही डोमिनेंट शो करेंगे, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट शो नहीं करेगा। मतलब रेड की बात करूँ तो ये आर इधर आ जाएगा, और व्हाइट की बात करूँ ना तो इस तरफ डब्ल्यू आ जाएगा। इस तरफ आर जो आना चाहिए वो इधर नहीं आएगा, समझ रहे हो? मतलब ये दोनों ही डोमिनेंट एलील को शो करते हैं। इसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, क्या होते हैं? दोनों ही डोमिनेंट, मतलब एक से ज्यादा यदि डोमिनेंट है, बात सुनो, यदि हमारे पास एक से ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब दोनों ही एलील आपकी डोमिनेंट है, तो मैं कहूंगा कोडोमिनेंस। समझ में आ गया? क्या कहूंगा मैं? कोडोमिनेंस। तो आज के बाद आपको पूछे कि कोडोमिनेंस क्या है, तो भाई यही है। तो भाई कोई भी दोनों एलील आपके डोमिनेंट डोमिनेंट है और वो दोनों ही एक्सप्रेशन शो करे, दोनों ही आपके एलील डोमिनेंट है और दोनों ही एक्सप्रेशन शो करे, उसे मैं कहूंगा कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। तो इसके भाई यही है डेफिनेशन, तो यही है, सिंपली डेफिनेशन कहूँ तो भाई यही है डेफिनेशन, कि भाई दोनों ही एलील हो आपके प्रेजेंट में और दोनों ही है ना डोमिनेंट शो करें, अलग अलग उसका एक्सेप्ट, अलग अलग उसका वो क्या कहते हैं, अलग एलील आपके प्रेजेंट हो दोनों एलील के अंदर, समझ रहे हो? दोनों एलील के अंदर दोनों ही डोमिनेंट हो, और दोनों ही डोमिनेंट होकर के दोनों ही अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, मतलब ये इसका अलग से एक्सप्रेशन शो कर रहा है और ये इसका एक्सप्रेशन अलग से शो कर रहा है, उसे मैं कहूंगा को डोमिनेंस। तो लिखो इक्वल डोमिनेंस, लिखो, मतलब क्या छोटी सी बात लिखनी है जो मैंने समझाई है। बोथ एलील, इक्वल डोमिनेंस ऑफ बोथ एलील, ठीक है, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल मैं इधर लेता, ये देखो, ये मतलब मेरे पेज ओपन ही नहीं हो रहे, चलो इसको मैं साफ करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ एग्जांपल लो, तो लिखो कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल के अंदर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल भाई यही है कि मान लो आपके पास एक रेड है, मान लो आपके पास एक कुछ रेड गाय है ना, मेरे पास एक कुछ रेड गाय है, ये आपके रेड रेड गाय है, ठीक है। दूसरी इधर में बात करूँ, आपके पास व्हाइट गाय है, ये आपके पास रेड गाय है, दूसरी मेरे पास है व्हाइट गाय, ठीक है। अब गाय यार मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, ये आप समझ लो रेड गाय है, और ये आपकी ब्लैक कलर से बताइए वो व्हाइट गाय है, क्योंकि ब्लैक कलर पूरा बोर्ड ब्लैक है, इस वजह से व्हाइट, सॉरी व्हाइट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रेड की जगह व्हाइट लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये दिखेगा नहीं फिर आपको, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ जाओ, ये है। तो आप ये इसका एक्सप्रेशन शो करेगी, कैसे करेगी? ये रेड इधर आ जाएगा आर, और ये इसका डब्ल्यू। अब मैंने डब्ल्यू क्यों लिखा? मैं छोटा आर लिख सकता ना भाई, रेसेसिव तो यही लिखते हैं ना भाई,
छोटा आर को शो कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये को डोमिनेंस है, और को डोमिनेंस में मैंने क्या बोला है, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, और जब डोमिनेंट होता है तो आर नहीं आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। समझ रहे हो कि मैंने डब्ल्यू क्यों लिखा? इसका कारण सुन रहे हो कि भाई मैंने डब्ल्यू क्यों लिखा है? क्या इतनी सी बात क्लियर कि मैंने यहाँ पर डब्ल्यू क्यों लिखा है? डब्ल्यू मैंने इसलिए लिखा है, मैं चाहता नॉर्मल लिख सकता था, ये आर ऐसे लिख सकता था, क्यों? क्योंकि रिसेसिव है, लेकिन अभी यहाँ पर रिसेसिव नहीं है, अभी यहाँ पर है ना डोमिनेंट है, इसलिए भाई इसका भी सॉरी है, सॉरी, सर्दी जुकाम हो गया भाई। ऐसा बताओ तुम, यहाँ पर बहुत मतलब 7 से 8 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मतलब पूछो ही मत। समझ लो बार बार मैं भीगता ही हूँ, इस वजह से मेरा सर्दी जुकाम हो गया। चलो ये तो इसका मिला के क्या होगा, दोनों को मिल जाएंगे, क्या होगा? आर डब्ल्यू। क्या होगा? आर डब्ल्यू। क्या होगा? आर। इसलिए मैं कहूंगा आर डब्ल्यू होगा, रोन कहूंगा, आर डब्ल्यू को क्या कहूंगा मैं? रोन कहूंगा। क्या कहूंगा? जब दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग ये दोनों शो कर रहे हैं तो मैं कहूंगा रोन कहूंगा। देखो कैसे, ये इसका, ये इसके अंदर, तो ये दोनों का शो कर रहा है, समझ लो, ये दोनों मिलकर ही दोनों दोनों एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ये भी एक्सप्रेशन शो कर रहा है और ये भी कर रहा है, इसका भी कलर आ रहा है और इसका भी कलर आ रहा है। ठीक है, ये होगा आपका F1 हो गया, ये आपकी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। यदि मैं इसकी सेल्फिंग कराऊं, समझ लो, इसकी मैंने सेल्फिंग कर दी इधर, और इसमें तो हम मास्टर यही, सेल्फिंग के इधर तो हम मास्टर हो चुके हैं, अभी तक इधर आए। ठीक है, समझ लो, ये इसकी सेल्फिंग हो गई, ये इधर ऐसे इसकी सेल्फिंग हो गई, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा डब्ल्यू हो गया, ये मेरा डब्ल्यू हो गया, ये मेरा आर हो गया, और ये मेरा डब्ल्यू हो गया। समझ लो, ये क्या होगा? आर आर रेड होगा, ठीक है, आर डब्ल्यू रोन हो गया, आर डब्ल्यू रोन हो गया, और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो गया? वाइट हो गया। तो इसका रेश पी आर और जी आर क्या होगा? पी आर आपका क्या होगा? पी आर क्या होगा? 1 1 हो गया, ठीक है। जी आर क्या होगा? जी आर क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? क्या रेशियो सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए तो एक्सेप्शन है। कितनी क्लियर है? पी आर और जी आर बराबर है, बिल्कुल है बराबर। तो इसको थोड़ा साइड में कर दो कि पी आर और जी आर बराबर है। क्या इतनी सी बात क्लियर है आपको? क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सच बताओ, क्या इतनी सी बात क्लियर हो कि हम कोट कलर इन कैटल समझ में आ गया? कोट कलर इन कैटल समझ में आ गया? चलो, कोट कलर इन कैटल समझ में आ गया? कोट कलर इन कैटल समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूँ मैं, रिमूव कर दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। चलो इसको रिमूव करता हूँ। चलो इसको रिमूव कर दिया। मैं बात करूँ सिकल सेल एनीमिया, किसकी बात करता हूँ? सिकल सेल एनीमिया की बात करता हूँ। दूसरा एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? मान लो, देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है पता है? हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर दो चेन होती है, क्या होता है पता है? इसके अंदर दो चेन होती है, एक तो अल्फा 2 होती है, दूसरा होता है बीटा 2 होती है। समझ लो, एक तो अल्फा 2 होती है, दूसरी हमारे पास होती है बीटा 2। अब बीटा 2 जो ये तो होता है नॉर्मल, लेकिन ये जो होता है ना, ये बीटा 2 होता है ना, उसका जो जीन है ना, ये जीन म्यूटेटेड होता है। क्या म्यूटेड होता है? इसका जीन क्या होता है? म्यूटेड होता है। समझ लो, इसका जीन म्यूटेड होता है, और इसके अंदर दो चीजें होती है, फिर इसके जीन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो एच बी ई जीन होता है, दूसरा हमारे पास होता है एच बी एस। ये हमारा म्यूटेड एलील है, ये तो नॉर्मल है, और ये मेरा म्यूटेड है। ये नॉर्मल हो गया, और दूसरा हो गया म्यूटेड हो गया। ये हमारा म्यूटेड है। इतना समझ लो, इतना लिख लो, आगे बढ़ते फिर इतना एक बार लिख लो कि हमारा सिकल सेल एनीमिया की मैं जब बात करूंगा
तो ये चीज़ मेरे सामने आनी चाहिए कि भाई इसके अंदर 2 चेन होती है, अल्फा चेन हो गया और दूसरा हो गया मेरा बीटा चेन, और बीटा चेन है वो म्यूटेड है, समझ रहे हो, वो म्यूटेटेड है, वो म्यूटेड है, ठीक है ये। और ये जो म्यूटेड है इसके अंदर भी 2 होती है, एक तो HBA होती है, दूसरी HBS होती है। HBA नॉर्मल की बात हो गई, ये नॉर्मल बात हो गई, लेकिन HBS क्या है, म्यूटेड है, क्या है, म्यूटेटेड जीन है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो चलो ये बात समझ में आ गई, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते, कहानी की शुरुआत करते। कहानी की शुरुआत जब मैंने की तो मान लो मेरे पास 3 केस निकलते हैं, इधर से क्या निकलते हैं, 3 केस निकलते हैं, जो आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। जब मेरे पास HBA ये है, HBA है, HBA है, तो मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी मतलब बाई कॉनकेव, बाई मेरे पास इसकी आरबीसी क्या होगी, बाई कॉनकेव होगी और नॉर्मल होगी, क्या, नॉर्मल और बाई कॉनकेव, ये से। ये समझ में आ गया। लेकिन मान लो मेरे पास, मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास HBS HBS है, मेरे पास HBS और HBS है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, मेरी जो आरबीसी होगी ना वो सिकल सेल होगी, क्या होगी, सॉरी, हाँ, मान लो मेरे पास जो आरबीसी होगी ना वो क्या होगी, सिकल सेल होगी, सिकल सेल आरबीसी होगी, सिकल सेल आरबीसी होगी, क्या होगी, सिकल सेल आरबीसी होगी, कैसे, ये ऐसी, ये ऐसी आरबीसी होगी। लेकिन मान लो मेरे पास, मान लो मेरे पास आरबीसी है वो ऐसी है, क्या है, HBS है, HBS, तब उसके है ना, उसके पास है ना बाई कॉनकेव तो होगी, बिल्कुल होगी, तब उसके पास बाई कॉनकेव भी होगी और क्या होगी, सिकल सेल आरबीसी भी होगी, बाई कॉनकेव भी होगी और सिकल सेल आरबीसी भी हमारे पास होगी, तब इसके पास दोनों ही अवेलेबल होगी, समझ रहे हो, बोथ होगी, बोथ। तो ये आरबीसी का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, ये किसका कॉन्सेप्ट है, आरबीसी। तो समझ में आ गया कि हमारे अंदर आरबीसी ये हो सकती है, एक तो सिकल सेल आरबीसी हो सकती है और दूसरा होती है बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव वगैरह का कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे हो। तो ये है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो भाई चलते आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास मैं एग्जांपल आपको मैं ऐसे दे दूं, आपको मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, देखो एग्जांपल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एग्जांपल भी नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल भी कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपके पास HBA HBS HBA और HBS, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये जब मैंने आपको इधर एग्जांपल दे दिया इधर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, नॉर्मल केस के अंदर क्या होगा, मैंने बता दिया, इसका पुनेट स्कोर बनाओ, पुनेट स्कोर बनाओ, बस कुछ मत करो, पुनेट स्कोर बनाओ, ये बना दिया। HBA HBS HBA HBS, क्या आएगा इसके अंदर, क्या क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, मैं एच बी नहीं लिख रहा हूँ ना, जगह नहीं, इसलिए शॉर्ट में अच्छा रखेगा, तो HBA आएगा, HBA आएगा, दूसरी इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा और एस आएगा, इसके साथ करूंगा तो ए आएगा और एस आएगा, मतलब HBS, ठीक है, वही समझ रहा, ए मैंने ऐसे लिखा, HBHB फिर अभी नहीं लिखा, इधर क्या आएगा, एस और एस आएगा, समझ रहे हो, तुम लापरवाही का नतीजा देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये हो रहा है कि मतलब
मैंने रेशियो भी निकाल दिया। इसका पीआर और जीआर कैलकुलेट कर लो। पीआर और जीआर कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, मान लो मैंने पीआर की बात करूँ, पीआर की बात करूँ तो क्या आएगा, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका नॉर्मल नॉर्मल हो गया। कैरियर, कैरियर की बात होगी। दूसरा क्या होगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब जिंदा ही नहीं बच पाएगा भाई ये इंसान। ये कैसे, नॉर्मल तो क्या आएगा, नॉर्मल कब, 1 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा, 1 आएगा। जीआर की बात करो तो रेशियो 1:1 आएगा। रेशियो सेम आएगा, इसका रेशियो भी सेम आएगा, ठीक है, रेशियो भी इसका सेम आएगा। मतलब ये जो एस एस वाला होगा ना, वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा, वो इंसान ही मर जाएगा, समझ लो, ये याद रखना। तो ये इसका क्या अफेक्टेड है, जिसके पास एच बी एस है वो भाई सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर समझ लो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, साफ करते हैं इसको।